हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द पैथोफिजियोलॉजी इन यूनिट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन केस ऑफ द adaptive changes, the first is atrophy, that is decrease in the cell size, and the second one is hypertrophy, that is increase in the cell size, increase in cell size. The next one is hyperplasia, that is hyperplasia means increase in cell number, increase in the cell number, that is hyperplasia. And the next one is aplasia. एप्लेसिया एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, दैट इज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर occurs by absence of either a part of organ or complete organ. And the next one is columnar epithelial cell जो कन्वर्ट into a squamous, that converts into the squamous epithelial cells. इसमें क्या होता है, जो columnar epithelial cell है वो कन्वर्ट हो जाता है squamous epithelial cell में, तो इसको हम मेटाप्लेसिया बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसिया. ये 6th वन है हमारा. इसको हम टिपिकल हाइपरप्लेसिया के नाम से भी जानते हैं. टिपिकल हाइपरप्लेसिया जो एक डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होता है, सेलुलर डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, इन विच और मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया ओकर्स होता है. ठीक है, तो इसको हम टिपिकल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं क्योंकि इसमें डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होता है जहाँ पर मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया साथ साथ में होते हैं. तो ये जो था मेरा स्टेप फर्स्ट था हम लोग का. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस. ये भी इम्पॉर्टेंट है एज एन एमसीक्यूज. ओके, होम्योस्टेसिस मीन्स maintenance of internal environment of our body, means maintenance of internal environment of our body, that is known as homeostasis. ठीक है, इसको हम सिंपल में कह सकते हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम. दैट इज़ होम्योस्टेसिस. मीन्स यदि हम मेंटेनेंस करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट अपने बॉडी का तो वो होम्योस्टेसिस कहलाता है, या फिर हम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं. ये भी क्या होता है, होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग के केवल 7 फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें
ECF transportation. ECF means extracellular fluid ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जिसको हम पीएच भी बोलते हैं, ठीक है, पीएच। जो हमारा तीसरा है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये भी इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस में। चौथा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। और जो हमारा पांचवा है वो है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स एंड हार्मोन्स, दैट इज हार्मोन्स। और जो हमारा छठवां है वो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है, जितना भी हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो वेस्टेज होते हैं उसका जो रिमूवल होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इंटरनल इक्विलिब्रियम बॉडी के बनाए रखने में। और जो हमारा सातवां है वो है रिप्रोडक्शन, मीन्स ये अगर हम बात करें तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये हो गया अपना सातवां। ये सभी फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बातें करते हैं जो एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जो एमसीक्यूज़ के लेवल पर इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे जो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट में जो तीसरा स्टेप है, अपना तीसरा स्टेप वो है टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, जिसमें 3 टाइप्स हैं इसके, मुख्यतः 3 टाइप्स, जिसमें पहला है सेलुलर एडाप्टेशन, दूसरा है रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेलुलर एडाप्टेशन, रिवर्सिबल सेल, एंड द थर्ड वन इज irreversible सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखिए जो सेलुलर एडाप्टेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स या फिर टिश्यूज होते हैं, सेल्स एंड टिश्यूज वो अपने आप को चेंज कर देते हैं इन्वायरमेंट को देखते हुए, मीन्स सेल्स एंड टिश्यूज मेंटेन्स करते हैं होम्योस्टेसिस by changing environment, by change in accordance या फिर changing in accordance with किसके, इन्वायरमेंट के। मतलब इन्वायरमेंट में यदि कोई चेंजिंग होता है, मान लीजिए अगर हम लोग का अगर गर्मी का सीज़न है तो हम लोग का बॉडी ठंडा हो जाता है, तो मीन्स वो सेलुलर एडाप्टेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, सेलुलर इंजरी होता है, मीन्स इसमें सेलुलर इंजरी होता है, सेलुलर इंजरी। वैसे तो सब में सेलुलर इंजरी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं फेल्ड कर जाते हैं, मीन्स सेल फेल्ड टू अडॉप्ट क्या, होम्योस्टेसिस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ एबिलिटी टू मीट द डिमांड, मीन्स ड्यू टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू मीट
द डिमांड, टू मीट द डिमांड। ठीक है, ये आता है अपने रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, अब इसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, अब जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है वो क्यों होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सेल इंजरी है, इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ सेल इंजरी, अ टाइप ऑफ सेल इंजरी, इट इज अ टाइप ऑफ सेल इंजरी occurs when, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, when माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और द सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, हैव बीन डैमेज्ड। ओके, हैव बीन डैमेज्ड irreversibly। इसमें क्या होता है कि अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन वो क्या होते हैं, डैमेज रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल मेम्ब्रेन हैव बीन डैमेज्ड इरिवर्सिबली। तो ये हम लोग का आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंतर्गत। अब हम थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट है जैसे काजेज ऑफ सेल इंजरी, मीन्स जो मेन काजेज हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, जिसमें पहला है हाइपोक्सिया, दूसरा है इस्केमिया, तीसरा है ट्रामा मीन्स इंजरी, ट्रामा या फिर इंजरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चौथा है बर्निंग एंड शॉक्स। ये चारों ऐसे रीजन्स है जिसके वजह से अपना सेल इंजरी होता है। ठीक है, इसमें देखिए जो हाइपोक्सिया होता है वो होता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, और ये जो इस्केमिया होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू सेल्स, मीन्स रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू सेल्स। जब ब्लड होता है सेल्स के पास प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तो वो इस्केमिया होता है, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू किसके पास, सेल्स के पास। तो वो इसके अंतर्गत आता है, दैट इज इस्केमिया का। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन डिफिशियंसी, इस्केमिया मीन्स रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू सेल्स। ठीक है, ट्रामा या इंजरी एंड द बर्निंग एंड शॉक्स, ये सब काजेज हैं सेल इंजरी के। अब नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो है इन्फ्लेमेशन का डेफिनेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन। सेल इंजरी का यह फर्स्ट स्टेप है, मीन्स इनिशियल एंड इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, इन्फ्लेमेशन टू एन इंजरी। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिट फर्स्ट था उसमें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। जैसे स्टेप फर्स्ट में जो मैंने दिया है सबसे पहले उसको पढ़ना है, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 एंड इसके बाद ये आता है इन्फ्लेमेशन पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है MCQs को देखते हुए, तो आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, और एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने नोट्स को। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।